हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय को घूरते हुए मैंने कब कहा कि मैं किसी डेली शॉप की हीरोइन और किसी की हेल्प करना अच्छी बात है। मृत्युंजय महक के बाद अपना सिर हिलाते हुए मैं भी तो हेल्प कर रहा हूँ, उसे फिर से पागल खाना भिजवा कर सबका दिमाग खराब करते हैं, वहाँ पर अपना दिमाग ठीक करेंगे। ये सुनकर महक हैरान बड़ी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, आपने सोचा भी है नित्या अब उस घर की बहू है, अगर आप आरोही के साथ ये सब करोगे तो नित्या को फैमिली टॉर्चर कर। मृत्युंजय महक के बाद उसके गले पर लगे कंसीलर को साफ करता है, जिससे सारे निशान फिर से दिखने लगते, जो कि अब नीले पड़ चुके थे, जिन्हें घूरते हुए मृत्युंजय महक से बोला, फिलहाल के लिए उसने जो तुम्हें टॉर्चर दिया है ना, उसके लिए उसे तो मैं टॉर्चर करूंगा। महक मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। जब बाहर उन्हें एम्बुलेंस सायरन की आवाज़ सुनाई दी, उस आवाज़ के सुनकर महक की आंखें बड़ी हो गई और मृत्युंजय की तरफ हैरानी से देखने लगी, जो कि फिर से आरोही को घूर रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर के साथ कुछ वार्ड बॉय आ जाते हैं। उस डॉक्टर को देखते हुए करण थोड़ा हैरान हुआ। डॉक्टर कश्यप आप यहाँ? डॉक्टर कश्यप, जो कि एक मेंटल थेरेपिस्ट थे, करण की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, हेलो मिस्टर चावला, हमने आपको 1 हफ्ते का वक्त दिया है, वक्त पूरा हो चुका, सो प्लीज़ अब हमें आरोही चावला को ले जाने दीजिए। आरोही डॉक्टर कश्यप की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, पहले तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, उसके बाद अपने दादाजी की तरफ देख। दादू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना उस पागल खाने, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। अदिति, जो कि आरोही को घूरे जा रही, उसकी बात सुनकर, क्योंकि तुम पागल हो और पागलों की जगह पागल खानों में होती है, घर में नहीं। अदिति की बात पर शोभित उसके हाथ को पकड़ते बोले, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, चुप रहो। जैसे सुनकर अदिति शोभित की तरफ देखते उसे आरोही की तरफ इशारा करते, कल इसने महक दीदी को मारने की कोशिश की, क्योंकि माही दीदी और महक दीदी ने एक जैसे कपड़े पहने थे और मुझे कहा कि मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ, दिन भर चित्रांग चित्रांग कर गाना गाती रहती है, जबकि पता है कि चित्रांग भैया की शादी ऑलरेडी माही दीदी के साथ हो चुकी। अदिति के बाद पर सभी हैरान भरी आंखों से आरोही की तरफ देखने लगे, जो कि गुस्से से अदिति को घूरे जा। अदिति भी आरोही को घूरते हुए बोली, मुझे घूरना बंद करो, एक तो हमेशा पागलों की तरह हरकतें करती है और पता नहीं खुद को क्या समझती हो। शोभित अदिति के बाद पर उसको चुप करवाते, अदिति हम बात कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो। जिस पर अदिति शोभित के आरोही की तरफ इशारा कर, इसने मुझे आपकी मिस्ट्रेस कहा, इस बताओ कि मैं आपकी बीवी हूँ, मिस्ट्रेस नहीं। एक यह जानबूझकर ऑल टाइम चित्रांग भैया से चिपकने की कोशिश करती रहती है, तो इससे पूछे मिस्ट्रेस वाली हरकत इसके है या मेरे? अदिति के बाद पर आरोही गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, यू ब्लडी बिच, तेरी हिम्मत कैसे मुझे मिस्ट्रेस कहने की? जिससे देखकर शोभित अदिति के सामने आकर आरोही से, मिस चावला पार मत कीजिए। शोभित की बात पर आरोही गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम सभी लोग एक नंबर के धोखेबाज हो और तुम सब लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चित्रांग, जो कि अब तक चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था, आरोही की बात पर बोला, तो तुम क्यों नहीं मर जाती हो चुल्लू भर पानी में डूब कर? आरोही, चित्रांग की बात सुनकर आरोही उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुमने बदले में क्या किया? मुझे छोड़कर उस माही के शादी से कर ली, क्यों? चित्रांग माही की बात सुनकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए, जब एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और लड़की के दिल में उसके लिए कुछ नहीं होता, उस सब के सामने उसे इंसल्ट कर रिजेक्ट कर देते, क्योंकि उसे हक है अपने पसंद के साथ रहने का, तो एक लड़के को क्यों नहीं? ये कहते हुए चित्रांग आरोही के सामने खड़ा हो चुका था। आरोही सिर उठाकर चित्रांग को देखते उसके गाल को पकड़, मुझ में क्या कमी है, क्यों मुझे तुम रिजेक्ट कर रहे हो? जिसे सुनकर चित्रांग आरोही का हाथ जो उसके गाल पर थे उस पर हाथ रखते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वो फील नहीं कर पाता जो माही के लिए करता हूँ। प्यार करता हूँ उसे, तुमसे भी है, लेकिन मेरे दोस्त की बहन की तरह। इसके अलावा मैंने तुम्हें कभी किसी और नज़र से नहीं देखा। ये सुनकर आही चित्रांग को खुद से दूर धकेलते गुस्से में चिल्लाकर, बस 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 बहुत हुआ, मुझे नहीं बनना तुम्हारे दोस्त की बहन, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चित्रांग, तुम समझ क्यों नहीं रहे? आई फील फॉर यू, आई हेल्प यू, आई केयर फॉर यू, आई लव यू सो मच, आई नेवर इग्नोर यू। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? पूरी दुनिया में तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, इतना प्यार करती हूँ तुमसे। चित्रांग आरोही के बाद अपना सिर हिलाते हुए, तुम हमेशा कहती थी ना आरोही, किसी को हद तक बांध कर मत रखो कि उसे घुटन होने लगे, और जब अब तुम्हारे तमाशे को देखकर मुझे घुटन होने लगी है, इसलिए प्लीज़ अब शांत हो जाओ, और तुमने जो भाभी के साथ किया उसके लिए माफ़ी मांगो। आरोही चित्रांग के बात पर अपनी आँखें छोटी करते हुए महक की तरफ इशारा करके बोली, उससे माफ़ी मांगो? तुम्हारे सपने में उसके पति ने मुझे पागल खानों में डलवाया और तुम चाहते हो कि मैं उन दोगलों के आगे सर झुका लूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मृत्युंजय, जो कि अब तक लगातार आरोही को घूरे जा रहा था, उसकी तरफ देखते हुए, तुम्हारी माफ़ी किसी को चाहिए भी नहीं, मैं तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी नहीं देखना चाहता। इतना कहकर मृत्युंजय डॉक्टर कश्यप की तरफ देखते हुए, इसे लेकर जाओ और अगली बार अगर इस अस्पताल से बाहर भेजो तो ज़रा चेक करके कि इसकी दिमागी हालत पूरी ठीक है या सिर्फ नाटक कर रही हैं।
मृत्युंजय के बाद आरोही गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, मृत्युंजय सारंग, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। ये जितना तुम्हारा घमंड है सब धूल में मिल जाएगा। और एक बात, सबसे ज़रूरी बात, अब बाप के किए की सज़ा औलाद को मिलेगी। जिसे सुनते हुए मृत्युंजय की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो एकदम से अपनी गन निकाल कर आरोही के माथे पर पॉइंट करते हुए, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। आरोही मृत्युंजय की बात सुन बिना किसी भाव के अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लेते हुए, मार दो मुझे, अगर मैं जिंदा बच गई ना तो तुम्हारे पूरे सारंग खानदान के नाम और निशान मिटा दूंगी, अपाहिज कर दूंगी तुम्हारे सारंग खानदान के वंश को। मृत्युंजय गुस्से भरी आंखों से आरोही को देखते हुए ट्रिगर दबा देता है, लेकिन कोई एकदम से मृत्युंजय के हाथ को खींचकर ऊपर कर देता है, जिस गोली आरोही को नहीं लगती। मृत्युंजय गुस्से में शख्स की तरफ देखता है जो कोई और नहीं महक थी, जिसे देखते मृत्युंजय गुस्से से बोला, तुम बीच में मत आओ। महक मृत्युंजय के हाथ से गन छीनकर अमृत की तरफ उछाल देता है तो अमृत उसे पकड़ लेता है। महक मृत्युंजय के हाथ को कसकर पकड़ चावला फैमिली की तरफ देखते हुए कहते, ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, मुझे नहीं चाहिए किसी की माफ़ी, शादी हो चुकी है, अब हमें इजाज़त चाहिए। इतना कहकर महक सारंग फैमिली की तरफ देखते हुए बोली, चलिए हम चलते हैं। मृत्युंजय महक के बात पर गुस्से से उसे घूरते हुए, महक मृत्युंजय के घूरते ही आंखों में गुस्से से घूरते हुए, मुझे नहीं चाहिए किसी की नफरत, इस नफरत के चलते मैंने अपने पापा को खो दिया। मैं आपको नहीं खोना चाहती, अपने फैमिली में किसी को नहीं खोना चाहती, इसलिए अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ये सब तमाशा करना बंद कीजिए। ये कहते हुए महक की आंखें नम हो जाती है, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अपने दांत पीसकर एक नज़र आरोही की तरफ सारंग फैमिली की तरफ देखते हुए, चलो यहाँ से। इतना कहते हुए मृत्युंजय पलटता है तो शिया से टकरा जाता है, जिस कारण सिया पीछे हो जाती है तो मृत्युंजय उसे घूरते हुए कहता, आंखें है ये बटन। सिया मृत्युंजय के गुस्से भरी घूरती हुई आंखों को महसूस कर डर से कांप जाती है और जल्दी से कहती, सॉरी। जिसे सुनकर मृत्युंजय शिया को गौर से देख अपनी आंखें छोटी करके, तुम मीरा की फ्रेंड हो ना जो हमारे घर आती थी। शिया मृत्युंजय के बात पर जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोली, जी हाँ। मृत्युंजय शिया के बाद पर मीरा की तरफ देखते हुए महक के हाथ को छोड़ उसके सामने आता है और मीरा को थोड़ी नर्वस हो जाती है, जिसे देखते हुए मृत्युंजय मीरा की ठोड़ी को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर करते धीरे से बोला, हमेशा पूछती थी ना मुझसे सुधांशु को मैंने तुम्हारे लिए क्यों नहीं चुना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं थे। मीरा मृत्युंजय के बाद पर उसकी नीली आंखों से देखते हुए अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोली, क्यों नहीं थी मैं उसके लायक। जिसके जवाब में मृत्युंजय उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, यूनिवर्सिटी के ब्यूटी क्वीन मतलब तुम है, और ना और तुम्हारा वो ब्यूटी कंटेस्ट सुधांशु का टैलेंट कंटेस्ट जिनका विनर वो था, लेकिन वो थोड़ा बोरिंग सा लड़का जो दिखने में हैंडसम था, इसलिए सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन तुम ब्यूटी क्वीन होकर उसकी अटेंशन नहीं खींच पाए। उसके बाद फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में तुमने उसे प्रपोज किया, वो भी डेयर के लिए। सुधांशु ने मना किया तो तुमने उसे धमकी दी अपनी नस काटने की, जिसे सुनते हुए मीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा और वो हैरान भरी आंखों से मृत्युंजय को जिसे देखते हुए मृत्युंजय आगे बोला, तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी सुधांशु के लिए। उसके बाद जब तुम लोगों का यूनिवर्सिटी फिर से शुरू हुआ तब नए फ्रेशर्स की पार्टी में निखिल नाम के लड़के ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बारे में मेरे बॉडीगार्ड ने मुझे खबर दी, लेकिन मुझसे पहले सुधांशु उससे लड़ा और तुम्हें बताया। जब तुम उसे पसंद करने लगी, लेकिन उस पसंद के पीछे भी एक कारण था कि सुधांशु तुम्हें हर एक चीज़ में मेंटली सपोर्ट करता था, लेकिन हर बार तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में तुम्हारा स्टैंडर्ड आता था, जिसमें तुम अपने स्टैंडर्ड को चूज़ करती थी, सुधांशु को नहीं। और जब मैं तुम्हें बताया वैभव सुनवानी के बारे में तब तुम उसे मिलने गए। उसके बाद जब उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सुधांशु के पास जाने के अलावा। मीरा मृत्युंजय की बात को बीच में काटते हुए, प्लीज़ भाई बस कीजिए। मृत्युंजय मीरा के बात पर अपना सर नहीं में हिलाकर, तुम कह रही थी ना कि मैं अपनी बीवी का गुलाम हूँ। गुलाम नहीं हूँ मीरा, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारे नस नस के वाकिफ हूँ मैं। तुम क्या सोचती हो मुझे बेहतर तरीके से पता है। फिर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, और मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ जो तुम्हारे साथ किया, लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हें बर्बाद करना नहीं था, बल्कि एक बेहतर ज़िंदगी देना था जो तुम सारंग बिल्ला में जीते आई हो। प्लीज़ कशिश के साथ खुश रहो और दोबारा कभी अपने बीते कल को मुड़ कर मत देखो। इतना कहकर मृत्युंजय वहाँ से जाने लगा, जिसमें मीरा मृत्युंजय का हाथ को पकड़ते हुए बोले, आपको ये सब किसने बताया। मीरा के सवाल पर मृत्युंजय सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आधी बात विप्लव ने बताई और आधी निखिल ने। सुधांशु को सब कुछ पता था, बट फिर भी उसने बिना किसी स्वार्थ के तुमसे प्यार किया, और बस एक यही वजह थी तुम्हें उसे दूर करने की, और अब कशिश के साथ खुश रहो। मीरा मृत्युंजय की बात पर उसके हाथ को कस कर पकड़ते हुए नम आवाज़ में बोले, आई एम सॉरी भाई, मैंने आपको इतना कुछ कहा और आपसे बात करना बंद कर दिया। मृत्युंजय मीरा की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाकर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आदत है। इतना कहकर मृत्युंजय मीरा से हाथ छुड़ाकर वहाँ से महक के पास आकर बोले, चले। महक मृत्युंजय के बाद अपना सर हिलाते उसके हाथ को पकड़ लेते और सर घुमा कर करण की तरफ देखते हुए कहती है, नित्या बहुत अच्छी लड़की है, आरोही बस गलत रास्ते पर चली गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगी।
आरोही महक के बात पर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, बिना मतलब का ज्ञान मत दो मुझे। अभी आरोही कह रही थी जब उसके पिता सूर्या आरोही के बाजू को कस कर पकड़ उसे अपनी तरफ मुड़ कर एक झनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद देते। अचानक उनके ऐसा करने पर आरोही हैरानी से अपने गाल पर हाथ रख उनकी तरफ देखने लगे, जिस पर सूर्या अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, और कितने नीचे गिरवाओगे हमें सबके सामने? हाँ, हमें चित्रांग को पाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अपने कर्ज तले दबा दें। उसकी अपनी भी खुद की जिंदगी है। एक बार नहीं तुमसे कई बार कहा आरोही, लेकिन तुम समझ नहीं सके। अब मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। ये कहते हुए सूर्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो नम आवाज़ में आगे कहते हैं, कितनी नाजों से पाला था तुम्हें, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी की थी हमने इस दिन के लिए कि तुम सबके सामने हमें सर झुकाने पर मजबूर कर दो। आज सभी तुमसे नफरत करते हैं। राधिका भी तो हमारे घर की ही बेटी है, वो क्यों नहीं करती तुम्हारी तरह पागलपंती? तुम क्यों हमें इस तरीके से शर्मिंदा कर रही हो? सूर्या के बाद सुनकर आरोही रोते हुए उसकी तरफ देखकर बोले, आप सभी लोग बहुत बुरे हो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब अपने आप से प्यार करते हो, कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता। सूर्या आरोही की बात पर उसे देखते हुए, माँ बाप अपनी औलाद को इसलिए पाल पोस कर बड़ा करता है ताकि एक दिन वह उसकी कामयाबी और उसका बसता हुआ घर देख सके। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता, लेकिन तुम अपनी जिद के चलते खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। आरोही सूर्या के बाद सुन अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, चित्रांग से प्यार करना क्या मेरी गलती है? माही, जो कि अब तक चुपचाप आरोही की बात सुन रही थी, उसकी तरफ देखते हुए, प्यार करना गलती नहीं होती आरोही। उस प्यार के बदले सामने वाला आदमी तुमसे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मायने रखता है। आरोही माही की बात पर उसकी तरफ देखते उसके पास आकर बोली, माही, मैं बहुत प्यार करती हूँ चित्रांग से, तुम जो कहोगी मैं सब करूँगी। तुम अपनी जी हजूरी करने के लिए कहोगी, मैं वो भी कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे चित्रांग से दूर मत करो। चित्रांग आरोही की बात को सुनते हुए उसके पास आकर उसे माही से दूर करते हुए बोले, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस हमारी ज़िंदगी से दूर रहो और हम पर मेहरबानी करो। इतना कहकर चित्रांग माही के हाथ को पकड़ सारंग फैमिली की तरफ देखते हुए बोला, शादी खत्म हो चुकी है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर चित्रांग बिना किसी और बात सुन रही माही को लेकर बाहर की तरफ चला जाता। सब लोग बस हैरानी से उसे जाता हुआ देखते रह जाते और सारंग फैमिली भी एक एक करके वहाँ से चले जाते। उन लोगों के जाने के बाद करण आरोही के पास आता है तो आरोही करण की तरफ देखते हुए रोते हुए कहते, भाई मुझे नहीं जाना उस पागल खाने, प्लीज़ मैं आगे से कुछ भी नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। करण आरोही के बात को बीच में काटते हुए बोला, प्रॉमिस तुमने शादी से पहले दिन भी प्रॉमिस की थी मुझसे आरोही, लेकिन फिर भी तुमने माही को मारने की कोशिश की और उसकी जगह महक तुम्हारे हादसे का शिकार हुई। फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूँगा? आरोही करण की बात पर रोते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, आखिरी बार मुझ पर ट्रस्ट कर लो भाई। फिर अपने गले पर हाथ रखते हुए बोली, पक्का गॉड प्रॉमिस मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी, मैं हमेशा के लिए चित्रांग को भूल जाऊँगी, मुझ पर ट्रस्ट करो। रोते हुए आरोही को देख करण की आंखें नम हो जाती है और वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, वो कुछ नहीं करेगी डॉक्टर, आप लोग चले जाओ यहाँ से, अगर ये कुछ भी करती है तो मैं खुद इसे लेकर आऊँगा। जिसे सुनकर डॉक्टर कश्यप करण की तरफ देखते हुए, मिस्टर चावला, मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर सीतारमन महेश्वरी, जो इंदौर में रहते, वो काफ़ी अच्छे साइकेट्रिस्ट है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक बार उनसे कंसल्ट कीजिए। करण डॉक्टर कश्यप की बात में अपना सिर हिलाते हुए बोले, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर कश्यप करण की बात पर अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से अपने टीम के साथ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद करण कशिश की तरफ देखते हुए, नित्या की विदाई की तैयारी कीजिए। कशिश करण की बात पर एक नज़र आरोही की तरफ देखने के बाद बोला, सॉरी टू से करण, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन से मेरी बहन को खतरा है, क्योंकि पहले भी उसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से मैं तुम पर ट्रस्ट कर पाया हूँ, और अगर उसके साथ रही तो मेरी बहन सच में मर जाएगी। कशिश की बात पर करण कुछ पल चुप रहकर अपने दादाजी की तरफ देखते हुए, दादू ब्रजेश अंकल से बात कीजिए और कहिए कि आरोही उनके साथ रहेगी। आरोही करण की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते बोले, नहीं भाई, मुझे आप लोगों के साथ रहना है, मुझे नहीं जाना कहीं पर। करण आरोही की बात को इग्नोर कर अपने दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादू प्लीज़। करण की बात पर उसके दादाजी अपना सिर हिला देते हैं और कुछ लोगों के साथ आरोही को लेकर मैरिज हॉल से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नित्या की विदाई पूरी होती है और सभी लोग वहाँ से निकल अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढल जा चुकी थी और कुछ तो अलग था, बिल्कुल सन्नाटा सा पसारा हुआ था। जब उस सन्नाटे को चीरते हुए सारंग विला के पार्किंग लॉट में विप्लो की स्पोर्ट्स बाइक आकर रुकी और वो हेलमेट को निकाल कर बॉडीगार्ड की तरफ फेंकते हुए, मेरे घर वाले आ गए शादी से। माली जो कि शाम होने के कारण फूलों में पानी दे रहा था विप्लो के बाद, वो जी छोटे बाबू, सभी लोग कुछ घंटे पहले ही हैं आराम कर रहे हैं। विप्लो माली के बाद सुनकर अपना सिर हिलाते हुए अंदर की तरफ चला आता है तो उसकी नज़र सीधा शाम की चाय पी रहे शमशेर जी पर चली जाती है। उन्हें जिसे देखकर विप्लो की आंखें छोटी हो गई और शमशेर जी के आगे एकदम से आचम, जिस पर शमशेर जी थोड़े से चौंक गए और हैरानी से विप्लो की तरफ देखते हुए,
क्या हुआ थारे को? विप्लव शमशेर जी के बाद अपने दांतों के आपस में किटकिटाते हुए, आपके घर की पड़ोसी पागल कहाँ है? विप्लव के बाद शमशेर जी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, जे किसदा नाम से विप्लव शमशेर जी के बाद अपने दिमाग की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखिए मामा जी, आपकी उस पागल ने ऑलरेडी मेरे दिमाग का आधा माजी सटकली कर दी है, मैं उसे पीट दूंगा। विप्लव की बकी बकी बातों को सुनते शमशेर जी कन्फ्यूजन में से बस देखते ही रहे, जिस पर विप्लव गहरी सांस भरकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, यार हिमांशी पागल की बात कर रहा हूँ, टेल मी वेयर इज सी। विप्लव के डायरेक्ट पॉइंट में आने के बाद शमशेर जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, तो ऐसा कहो ना, वो विदेश चली गई पढ़ने। विप्लव शमशेर जी के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, मुझे भी पता है कि विदेश गई है, ये बताओ कौन से विदेश में गई है? रशिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कहीं तो गई होगी। शमशेर जी विप्लव के बात पर सोचते, बुढ़ापा आ रहा से ना, तो यादाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है हमारी। शमशेर जी के बात पर विप्लव धीरे से सीरियस आवाज़ में, मैं आपको पक्का टकीला पिलाऊंगा, आपके फेवरेट वाले, हर रोज़ सुबह दूध में बादाम डालकर खिलाऊंगा, आपकी याद भी ठीक हो जाएगी। प्लीज़ मुझे बता दो वो पागल कहाँ गई। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।